चेस खेलते हो? चेस में कई बार जीत उस चाल से नहीं मिलती जो तुम सामने चलते हो। जीत उस चाल से मिलती है जो तुम चुपचाप अपने अपोनेंट के पीछे चल देते हो। पिछले 15-20 सालों से चाइना बिल्कुल यही कर रहा था। पाकिस्तान में पोर्ट्स, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट, म्यांमार में प्रोजेक्ट्स, बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस, धीरे धीरे बिना लड़ाई लड़े इंडिया के आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ाता गया। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इस चाल को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम दिया, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने भी उसी चेस बोर्ड पे अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। और इस बार वो चाल चली गई है इंडोनेशिया में। ऊपर से देखने पे ये सिर्फ एक मिसाइल डील लगती है, लेकिन अगर आप मैप खोल के देखोगे तो समझ आएगा कि ये कहानी मिसाइल की कम और जियोपॉलिटिक्स की ज्यादा है। और शायद चाइना के लिए एक ऐसा मैसेज जो बिना गोली चलाए भेजा गया है। देखो, जब भी एशिया की पॉलिटिक्स की बात होती है, ज्यादातर लोग इंडिया और चाइना को देखते हैं, लेकिन असली खेल इन दोनों देशों के बीच नहीं, बल्कि उन देशों के बीच खेला जाता है जो इन दोनों के बीच में बैठे हैं। और उन्हीं में से एक है इंडोनेशिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडोनेशिया ही क्यों, इतना इंपॉर्टेंट क्या है? इसके लिए मैप देखना पड़ेगा। इंडिया से निकलने वाले जहाज, जापान जाने वाले जहाज, चाइना का ऑयल ले जाने वाले जहाज, दुनिया का बहुत बड़ा समुद्री व्यापार एक बहुत ही पतले रास्ते से होकर निकलता है, जिसे कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। अगर कभी ये रास्ता बंद हो जाए तो केवल इंडोनेशिया की नहीं, पूरे एशिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। चाइना के लिए भी, जापान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस इलाके को सिर्फ मैप पे नहीं, बल्कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखती हैं। और इंडोनेशिया ठीक उसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठा हुआ है। अब आते हैं उस मीटिंग पे जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार चर्चा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की 2 दिन की ऑफिशियल विजिट पे गए। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, हैंडशेक, स्माइल, जॉइंट स्टेटमेंट, मीडिया फोटोज, लेकिन अंदर कई ऐसे एग्रीमेंट्स हुए जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स के लोगों का ध्यान खींच लिया। सबसे पहले इंडोनेशिया ने इंडिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के डील को आगे बढ़ाने की इच्छा दिखाई। ब्रह्मोस यानी दुनिया के सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक। मतलब अगर कोई दुश्मन जहाज या टारगेट इसकी रेंज में आ जाए तो उसके पास रिएक्ट करने के लिए बहुत कम समय बचता है। लेकिन कहानी सिर्फ ब्रह्मोस पे खत्म नहीं होती। इंडिया के इंडिजिनस एस्ट्रा मिसाइल प्रोग्राम, डिफेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इन सब पे भी बातचीत हुई। और फिर एक तीसरी चीज जिसका नाम शायद हेडलाइंस में उतना नहीं आया, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में उसकी अहमियत बहुत बड़ी है, साबांग पोर्ट। अगर मैप पे साबांग पोर्ट देखोगे तो समझ आएगा कि ये मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर बैठा हुआ है। यानी जिस रास्ते से एशिया का इतना बड़ा ट्रेड गुजरता है, इंडिया अब उस इलाके पर अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ा रहा है। अब तक शायद आपको ये सिर्फ एक डिफेंस डील लग रही होगी, लेकिन असली कहानी यही से शुरू होती है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि इंडिया ने इंडोनेशिया को मिसाइल बेची या नहीं बेची। सवाल ये है कि क्या ये चाइना के कई साल पुराने स्ट्रेटेजी का जवाब है, और अगर हाँ तो फिर बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, इन सब का इससे क्या कनेक्शन है? एक सवाल, अगर ये केवल एक बिजनेस डील है तो पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे इतना सीरियसली क्यों देख रहे हैं? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चाइना पिछले कई सालों से एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है जिसे अक्सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। मतलब इंडियन ओशन के आसपास ऐसे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप बनाना जो देखने में तो कमर्शियल लगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी दे सके। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, म्यांमार में क्याओपिऊ, और पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के साथ भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कनेक्टिविटी काफी बढ़ी है। चाइना हमेशा कहता है कि ये सारे प्योरली इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इंडिया के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स से चाइना का रीजनल इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में बैठे पॉलिसी एक्सपर्ट्स पिछले कई सालों से सोच रहे थे कि इसका जवाब क्या दिया जाए, और शायद अब उसका जवाब धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो रहा है। फिलीपींस, वियतनाम और अब इंडोनेशिया। ध्यान से देखिए, ये तीनों देश कौन है? ये वही देश है जिनका साउथ चाइना सी को लेकर के चाइना से किसी न किसी बात पे विवाद जरूर रहा है। अब इंडिया इन्हीं देशों के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहा है, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। इसलिए कुछ डिफेंस एनालिस्ट इसे नेकलेस ऑफ डायमंड भी कहने लगे हैं। मतलब अगर चाइना ने अपनी इन्फ्लुएंस की माला बनाई तो इंडिया भी अपने भरोसेमंद पार्टनर्स का नेटवर्क तैयार कर रहा है। ये सीधी लड़ाई नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस की लड़ाई जरूर है। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट भी है जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। अगर आपको लगता है कि इंडोनेशिया पूरी तरह से इंडिया के साथ आ गया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इंडोनेशिया एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेसी खेल रहा है। एक तरफ वो इंडिया से ब्रह्मोस लेना चाहता है, दूसरी तरफ चाइना आज भी इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यानी इंडोनेशिया बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि चाइना उसका दुश्मन बन जाए। उसे अपनी इकोनॉमी भी चलानी है और अपनी सिक्योरिटी भी मजबूत करनी है। इसलिए अगर आपने दोनों देशों के जॉइंट स्टेटमेंट्स देखे होंगे तो लैंग्वेज हमेशा बहुत केयरफुली चुनी जाती है। इंटरनेशनल लॉ की बात होगी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात होगी, लेकिन चाइना का नाम सीधे सीधे शायद ही कभी लिया जाएगा। यानी इंडोनेशिया का मैसेज साफ है, हमें अपना डिफेंस मजबूत करना है, लेकिन हम पूरी तरह से किसी कैंप में शामिल नहीं होना चाहते। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इंडोनेशिया को इंडो पैसिफिक का सबसे बैलेंस्ड प्लेयर भी कहते हैं। वो अमेरिका से भी रिलेशन रखता है, जापान से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी और चाइना से भी। यानी सबके साथ दोस्ती, लेकिन पूरी तरह किसी का हिस्सा नहीं। लेकिन अगर इंडोनेशिया इतना बैलेंस्ड है तो इंडिया को इससे क्या फायदा मिला?
क्या सिर्फ कुछ मिसाइल्स भेज देने से जियोपॉलिटिक्स बदल जाती है, या इसके पीछे एक और बड़ी कहानी छिपी हुई है जिसका कनेक्शन है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स, ऑपरेशन सिंदूर और आने वाले 10 सालों से। यही सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है और यही से समझ आएगा कि चाइना इस डील को इतनी बारीकी से क्यों देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी सारी बातों के बाद इंडिया को आखिर मिला क्या? सिर्फ कुछ $100 मिलियन की मिसाइल डील? नहीं, असली फायदा उससे कहीं बड़ा है। देखो, सालों तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश रहा। हम रशिया से हथियार खरीदते थे, फ्रांस से खरीदते थे, अमेरिका से खरीदते थे, लेकिन आज तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। आज इंडिया सिर्फ बायर नहीं, सेलर भी बनना चाहता है और ब्रह्मोस उस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। यही वजह है कि फिलीपींस के बाद वियतनाम ने इंटरेस्ट दिखाया और अब इंडोनेशिया भी सामने है और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के साथ भी बातचीत चल रही है। क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री में एक रूल होता है, कोई भी देश केवल ब्रोशर देख के हथियार नहीं खरीदता, उसे चाहिए प्रूफ कि ये सिस्टम असली दुनिया में कितना इफेक्टिव है। यही वजह है कि जब किसी मिसाइल सिस्टम का कॉम्बैट रिकॉर्ड सामने आता है तो उसकी इंटरनेशनल डिमांड अचानक बढ़ जाती है। इंडिया भी अब उसी स्टेज पे पहुंचना चाहता है जहां दुनिया सिर्फ मेड इन इंडिया की बात न करे बल्कि मेड इन इंडिया का डिफेंस सिस्टम भी खरीदने लगे। और अगर ऐसा होता है तो फायदा सिर्फ सेना को नहीं होगा बल्कि इंडियन इकोनॉमी, प्राइवेट डिफेंस कंपनीज, जॉब्स, रिसर्च सबको मिलेगा। यानी ये सिर्फ एक मिसाइल एक्सपोर्ट नहीं है, पूरे डिफेंस इकोसिस्टम की कहानी है। अब जरा दूसरी तरफ बैठ के सोचते हैं, अगर आप बीजिंग में बैठे प्लानर होते तो इस पूरे डिफेंस डील को कैसे देखते? क्या चाइना डर गया? नहीं, इतना आसान नहीं है। चाइना आज भी मिलिट्री स्ट्रेंथ, नेवी, इकोनॉमी, हर मामले में एशिया की सबसे बड़ी ताकतों में एक है। एक डील से बैलेंस नहीं बदलता, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानर्स एक डील नहीं देखते, पैटर्न देखते हैं। पहले फिलीपींस, फिर वियतनाम और अब इंडोनेशिया, और साथ ही इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ बढ़ता हुआ कोऑपरेशन। ये सारी चीजें मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं। यही पैटर्न शायद चाइना को सबसे ज्यादा सोचने में मजबूर करता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में मैसेज कई बार मिसाइल से नहीं, पार्टनरशिप से जाता है और शायद यही मैसेज इस डील में भी छुपा हुआ है। इस कहानी की मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी पता है? इंडिया और चाइना एक दूसरे से सीधे नहीं लड़ना चाहते। इंडोनेशिया भी किसी एक साइड पे नहीं जाना चाहता। जापान भी चाइना के साथ ट्रेड करता है, ऑस्ट्रेलिया भी, इंडिया भी। यानी आज की दुनिया कोल्ड वॉर जैसी नहीं रही जहां केवल 2 कैंप होते थे। आज हर देश अपना फायदा देखकर अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, दोस्ती भी, व्यापार भी और डिफेंस पार्टनरशिप भी। इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है और इंडोनेशिया जैसे देश दोनों के बीच बैलेंस बनाकर अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। यही इंडो पैसिफिक की नई पॉलिटिक्स है, जहां लड़ाई सिर्फ मिसाइल की नहीं, मैप की नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस की है। और आने वाले 10 साल केवल यही तय करेंगे कि एशिया का पावर सेंटर आखिर किस तरफ झुकेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया धीरे धीरे चाइना की स्ट्रेटेजी का जवाब दे रहा है या ये सिर्फ डिफेंस बिजनेस है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।